नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट अलायंस में। इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी का मॉक टेस्ट दूसरा इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न होंगे और उसका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? इसका 4 ऑप्शन है। अभिनेत्र लेंस की अत्यधिक तीव्र वक्रता, नेत्रगोलक का प्रसार, अभिनेत्र लेंस की फोकल लंबाई का बहुत लंबा होना, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अभिनेत्र लेंस की फोकल लंबाई का बहुत लंबा होना। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में आँखों को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन करीब की वस्तुओं को देखने में समस्या होती है। ऐसा तब होता है जब अभिनेत्र लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी हो जाती है और नेत्रगोलक छोटा हो जाता है। इसे उत्तल आकार के चश्मे या लेंस की मदद से ठीक किया जाता है, यानी इसे उत्तल लेंस की मदद से सही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नरसिंह समिति ने निम्नलिखित में से किस समस्या को संबोधित किया? पहला ऑप्शन है हमारा एनपीए, दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तीसरा पूंजी पर्याप्तता अनुपात, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। नरसिंह समिति ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात और बैंकों के आकार पर ध्यान केंद्रित किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1998 ईस्वी में सौंपी थी। अगला प्रश्न है, नार्को पॉलिसी किससे संबंधित एक बीमारी है? बाध्यकारी चोरी की आदतें, भूलने वाला विकार, या मिर्गी एपिलेप्सी के लगातार हमले, या अत्यधिक नींद का विकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अत्यधिक नींद का विकार। नार्कोलेप्सी एक स्थिति है जिसमें आराम परिवेश में होने पर सो जाने की चरम प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, 10वीं अनुसूची में। यह 1985 ईस्वी में संविधान संशोधन करके राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में 52वें संशोधन में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ पेश किया गया था। यह संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। यह कानून सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है, जिससे अपने सदस्यों पर राजनीतिक दलों की पकड़ मजबूत मिलती है। अगला प्रश्न है, काला अशोक ने खाली स्थान बुद्ध परिषद को में स्थापित किया। तो काला अशोक ने दूसरी बुद्ध परिषद को वैशाली में स्थापित किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। काला अशोक या इन्हें काकवर्ण भी कहा जाता है, ने शिशुनाग के बाद राज किया। इन्होंने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद स्थापित की थी। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत कहता है कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, किरचॉफ का सिद्धांत। किरचॉफ का सिद्धांत संयोजन में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संयोजन छोड़ने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए। सेल और प्रतिरोधी से युक्त किसी भी बंद लूप में विभवांतर में परिवर्तन शून्य है। और भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। स्टेफन का सिद्धांत, किसी सतह से निकलने वाली कुल उज्ज्वल ऊष्मा उसके पूर्ण तापमान की चौथी घात के अनुक्रमानुपाती होती है। किरचॉफ का सिद्धांत कहता है कि एक नोड में आने वाली धाराओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। बायोट-सावर्ट का नियम कहता है कि यह विभिन्न बिंदुओं पर एक चुंबकीय क्षेत्र की उसकी तापमान की गणना करने में मदद करता है। और ब्राग का सिद्धांत कहता है कि यह एक क्रिस्टल जाली से सुसंगत और असंगत बिखराव के लिए एंगल देता है। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक शब्द का कुल का अर्थ क्या है? वैदिक शब्द जो कुल है इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन राष्ट्र, दूसरा है जिला, तीसरा है हमारा ग्राम, चौथा है परिवार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, वैदिक शब्द कुल का प्रयोग वेदों के में परिवार के लिए है,
ऋग्वेद में शब्द का उल्लेख नित्य नहीं किया गया है। परिवार के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अधिक सामान्य शब्द गृह है। अगला प्रश्न, चंदेल राजा इनमें से किस मंदिर से संबंधित है? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो का मंदिर। चंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया। ये मंदिर अपनी कला और वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। खजुराहो 900 और 1130 ईस्वी के बीच निर्मित 85 मंदिरों का एक समूह है। हालांकि वर्तमान में केवल 25 ही मंदिर है और यह माना जाता है कि हर चंदेल शासक ने एक मंदिर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, एक क्रीम सेपरेटर मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, केंद्रापसारक सिद्धांत या केंद्रापसारक बल। क्रीम सेपरेटर मशीन केंद्रापसारक बल के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। केंद्रापसारक बल एक प्रकार का बल है जो केंद्राभिमुख बल के बराबर और विपरीत होता है। यह बल केंद्राभिमुख बल की प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि दोनों वस्तुओं के विभिन्न निकायों पर काम करते हैं और यह बल किसी वस्तु के केंद्र की ओर काम करती है जब हम एक गोलाकार रास्ते से जा रही हो। यानी जब हम एक पत्थर को रस्सी में घुमा कर उसको बांध कर घुमाते हैं तो यह केंद्र के भिमुख मतलब केंद्र की ओर आकर्षित होती है और यही केंद्राभिमुख बल है। अगला प्रश्न, एक द्विफोक्सी लेंस का उपयोग नेत्रों में इनमें से किस दोष के उपाय के रूप में किया जाता है? हाइपरोपिया, जरा दूरदर्शिता, दृष्टि वैषम्य या अदूरदर्शिता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हमारा 2, जरा दूरदर्शिता। नेत्रों में दोष हाइपरोपिया, इसको अभिसारी लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। जरा दूरदर्शिता इसको द्विफोक्सी लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। दृष्टि वैषम्य इसको सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। अदूरदर्शिता इसको अपसारी लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? कोलेरू झील, बुलर झील, डल झील या लोकटक झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, लोकटक झील। मणिपुर के वन और पर्यावरण मंत्री थैनोजम सिंह ने सेंड्रा में जैव संसाधन और अस्थायी विकास संस्थान की एक फ्लोटिंग अनुसंधान प्रयोगशाला शुरू की। दुनिया का एकमात्र अस्थायी उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान झील पर स्थित है। लोकटक झील की बिगड़ती पारिस्थितिकी व्यवस्था की जांच के लिए जरूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक पानी की गुणवत्ता वाली मशीन को नाव के अंदर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है? पहला सेलुलोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लाइकोजन या चौथा पेक्टिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ग्लाइकोजन। जानवरों में संरचनात्मक रूप से समान ग्लूकोज बहुलक अधिक घनी शाखित ग्लाइकोजन होता है जिसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर सल्फाइड अयस्क को गर्म करना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, भर्जन कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।